नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 में गणित अपन कर रहे हैं और यूनिट नंबर चार आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। 3 यूनिट्स अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं टॉपिक वाइज प्रश्नों की। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रश्न अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं साथियों, और लगभग हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। मतलब इस हिसाब से कवर किया कि अगर आप ये वीडियोस भी देख लेते हो तो निश्चित ही आपके अच्छे अंक जो वो परीक्षा में आ सकते हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इसका भाग फर्स्ट आज अपन देखेंगे, एक वीडियो इसके ऊपर और बनाएंगे, 1 या 2 वीडियो। और आज के वीडियो में अपन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, और बिल्कुल रीट के स्तर के प्रश्न रहेंगे और बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथियों, ऐप के बारे में अगर बात करूं तो एप्लीकेशन देखिए अभी बन के बिल्कुल तैयार एप्लीकेशन, लेकिन गूगल प्ले स्टोर की तरफ से अभी तक परमिशन मिली नहीं है। परमिशन के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 5-7 दिन का समय अपने हिसाब से वो लेते हैं, या कम डेज़ में भी हो जाता है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से स्टाफ वगैरह जो है वहाँ पे भी कम है, इस वजह से थोड़ा अधिक समय वहाँ पे आप लग रहा है, लेकिन वो भी हो जाएगा और जल्द ही अपना एप्लीकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही परमिशन मिलेगी मैं प्ले स्टोर पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चलाएंगे। प्री रीट का एग्ज़ाम भी आपका होगा, है ना। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे आपको, बिल्कुल बहुत ही कम पैसे में बहुत ही शानदार चीज़ आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी, और फ्री टेस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। कि नीचे तापमान दिया गया है अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में, और का एक डेटा सेट दिया गया है। तापमान का एक डेटा सेट अपने को दे रखा है। पूछा क्या है, अच्छा डेटा क्या है, -8 -6 -8 -2, ये आपका डेटा सेट है। डेटा का परिसर क्या है, इस डेटा का परिसर क्या है, ये सीटेट लेवल 2 2018 का प्रश्न। तो देखिए परिसर क्या होता है, जो आपकी उच्च सीमा होती है ना। जो भी आपको डेटा दे रखा है उसका उच्च सीमा मतलब जो सबसे बड़ा मान है वो, और निम्न सीमा यानी कि जो सबसे छोटा मान है वो निम्न सीमा। उन दोनों को आपस में घटा दो, वही आपका परिसर आता है। तो उच्च सीमा यहाँ पे क्या, बड़े से बड़ा अंक यहाँ पे साथियों क्या है, 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया। माइनस का निशान आ गया तो माइनस आ गया। सबसे छोटी निम्न सीमा कौन सी है, क्या 0 है, बिल्कुल नहीं है। 0 से छोटा कौन है, माइनस का 2 है। माइनस के 2 से भी छोटा कौन है, माइनस का 6, और माइनस के 6 से छोटा कौन है, माइनस का 8। तो सबसे छोटा कौन है, माइनस का 8 है। तो 8 माइनस -8 और माइनस माइनस गुणा होकर बनेंगे प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 8 + 8 यानी कि 16। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, काफ़ी लोग बस उच्च सीमा 8 देखी और निम्न सीमा -8 देखी, बस आंसर कर दिया 0, गलत हो जाएगा। देखिए तरीका आपको हमेशा याद होना चाहिए। उच्च सीमा से घटाते हैं अपन निम्न सीमा को। जब 8 में से अपन -8 घटाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बनेगा, तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आएगा। और जाहिर सी बात है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वही क्या होता है, आपका परिसर होता है साथियों। परिसर क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का डिफरेंस यानी अंतर जो है उसको अपन परिसर बोलते हैं। तो 8 और -8 का जो अंतर अगर अपन देखेंगे तो 8 और -8 का अंतर भी कितने का ही है, 16 का ही है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका प्रश्न देखिए। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या कहलाता है, पाई चार्ट, दंड आलेख, चित्र आलेख या हिस्टोग्राम। तो देखिए साथियों, पाई चार्ट उसको बोलते हैं। देखिए पाई चार्ट कैसे होता है, इस प्रकार का एक आपका ग्राफ टाइप बना होता है, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे कुछ खर्चा दिखा देते हैं अपने, जैसे कपड़े पर खर्च है ना, शिक्षा पर खर्च, और इधर आपका अन्य। ठीक है, तो जैसे कपड़े पर यहाँ पे खर्चा मान लीजिए 50% कपड़े पर खर्च हो रहा है, 30% आपका शिक्षा पर हो रहा है, और 20% अन्य खर्च हो रहा है। यानी कि पूर्ण कितना है, 100%। पूर्ण तो है 100%, और उसका अंश कितना है, ये 50%, ये 20%, ये और 30% ये। तो पूरे और उसके अंश के बीच में जो संबंध दिखाता है वो आपका कौन सा चित्र होगा, इसको अपन पाई चार्ट बोलते हैं। तो मित्रों आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका, एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में
प्राप्तांक 16 विद्यार्थियों के दिए, पहले के 0 आया, दूसरे के 0 और इस प्रकार से ये अंक आए 16 जनों के। तो बहुलक ज्ञात करो। बहुलक क्या होता है? बहुलक साथियों होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, जो संख्या, जो आंकड़ा या संख्या, जो संख्या या आंकड़ा, इसको अपन लिखें इसमें तो ज़्यादा सही रहेगा, जो आंकड़ा सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बार पुनरावर्तित होता है, ठीक है, सर्वाधिक बार पुनरावर्तित होता है, यानी सर्वाधिक बार आता है, रिपीट हो रहा है, वही बहुलक होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार कौन आया? देखिए 3 है वो 3 बार आया, 5 है वो कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार 5 है, बाकी इतनी बार कोई भी नहीं है। तो बहुलक सीधा सीधा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था ये भी आपका। ये प्रश्न जो यूपी टेट का प्रश्न, देखिए सिंपल प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। और देखिए ये प्रश्न भी देखने में तो पहला प्रश्न सिंपल ही था, लेकिन 8 में से 8 घटा के लोग 0 करके आ गए थे और ये गलत हो गया था उनका। चलिए तीसरा प्रश्न आपका हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि 5 प्रेक्षण आपके सामने हैं, x, x+2, x+4, x+6, x+8 और इनका माध्य है 11। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य आपको बताना है। तो देखिए इनका माध्य, सभी का माध्य 11 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि x + x+2 + x+4 + x+6 + x+8, ठीक है, कितनी है ये संख्याएं? 1, ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, और बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, बराबर आपका कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। ठीक है, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे देखिए x कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 5 तो आ गया x, प्लस में 2, ये 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20 20 बराबर 11। तो ये है ही इधर और ये 5 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 11 पंजो 55 हो जाएंगे। तो 5x बराबर आपका 55 - 20 यानी 35 आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा आपके पास 7। लेकिन आपको x का मान नहीं पूछा है। आपको ये प्रश्न और मज़ेदार तब होता जब यहाँ पे ये जो पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है, इसकी जगह आपका 7 दिया होता। क्या दिया होता? 7। तब क्या करते बच्चे? पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करके आ जाते, पहला ही ऑप्शन सही कर लेते कि हाँ यही सही है। जबकि x का मान नहीं पूछा है यहाँ पे, आपको पूछा है प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य। तो प्रथम 3 प्रेक्षण कौन कौन से? एक तो x है, एक x+2 है और एक x+4 है। तो इनका माध्य क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है x + x+2 + x+4 बटा में कितना? 3 प्रेक्षण, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए x का मान आपके पास 7 आ चुका है पहले ही, ठीक है, तो इसको अपन 7 + 7 + 2 कितने हो जाएंगे? 9 + 7 + 4 कितने हो जाएंगे? 11 बटा में 3, 11 और 9 20, 27 बटा 3, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 9। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ ए ऑप्शन की जगह अगर 7 होता तो निश्चित ही यहाँ पर भी बच्चे मात खाते और 7 जल्दी से टिका करके आ जाते, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इसको। एक और प्रश्न आपके सामने कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यांक तथा परिसर का मान ज्ञात करो। देखिए बहुलक और परिसर बहुत आसान होता है, माध्य भी आसान होता है। माध्य बिल्कुल देखिए, लेकिन माध्यिका जो है वो थोड़ा सा, यहाँ पे माध्यांक का मतलब माध्यिका है ना, माध्यांक मतलब माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यांक अपने को ज्ञात करना है और वो मैंने आपको बता रखा, बहुत ईजी तरीका होता है। माध्यांक यानी मध्य का एक प्रकार से अंक अपन एक प्रकार से माने तो वही आपका माध्यांक होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अपन माध्यिका निकालना हो, बहुलक निकालना हो, परिसर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, पहला काम एक ही करना है। क्या करना है? पहला काम आपको इनको आरोही क्रम में लिख लेना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। हमेशा अवरोही भी लिख सकते हो आप, लेकिन आरोही लिखना अच्छा रहता है, ठीक है। आरोही क्रम में आप लिख लिया करो इनको। आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, तो सबसे छोटी कौन है? यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख लिया। उसके बाद उससे बड़ी कौन है? 2 है। 2 कितनी बार है? 2 आपका 2 बार है, तो 2 को 2 बार लिख लिया। इसके बाद 3 है, 3 भी कितनी बार है साथियों? 2 बार है। इसके बाद 4, 4 देखिए कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है, तो इसको इस प्रकार से लिख लिया अपन ने। इसके बाद 6 भी है आपका, इसके बाद 6 एक ही बार है। 8 है, 8 कितनी बार है साथियों? 8 आपका 3 बार है यहाँ पे। देखिए
8 जो आपका एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, इसमें तो 2 ही बार है। हाँ, 2 ही बार आएगा आपका 8। ठीक है, 2 बार 8 हो गए, एक बार है, 2 जो है वो आपके एक बार ये 2 हो गए, और 3 आपका एक ये हो गया, 4 आपका जो है 1 2 3 3 बार हो गया, 6 आपका एक बार हो गया, 8 आपका जो है 2 बार हो गए। ठीक है, 8 आपके कितनी बार हो गए, एक ये और एक ये वाला 8 हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा सिंपली 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, और इसके बाद आपका 14 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, पहले संख्याएं अपने को गिननी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल 13 संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं आपके पास कितनी है, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं आपके पास 13 हैं। 13 क्या है, एक विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या आती है तो माध्यिका कैसे ज्ञात होती है, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, और वो होता है n+1/2 वां पद। n का मान क्या है यहाँ पे, n यानी कि कुल संख्याएं कितनी है, तो n का मान यहाँ पे 13 आएगा। 13 + 1/2 वां पद, यानी कि 14/2 वां पद, यानी 7वां पद। अब 7वां पद आप देख पाएंगे, इसमें आरोही क्रम में लिखा है आपने, तो किधर से भी आप 7 पदों को गिन लीजिए, जो 7वां होगा वही आपका क्या होगा, इसका माध्यिका आएगी इस इन आंकड़ों की। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, तो आपका जो माध्यिका आई, माध्यिका बराबर क्या आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। ठीक है साथियों, माध्यिका तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने को पूछा क्या है, आंकड़ों में बहुलक, माध्यांक तथा परिसर का माध्य पूछा, तो माध्यिका तो अपने पास आ गई 4। अब बात करेंगे बहुलक की। तो देखिए, बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसी को अपन बहुलक बोलते हैं। और यहाँ पे अगर अपन सबसे ज़्यादा रिपीट होने की बात करें तो वो 4 हुआ है। तो बहुलक आपका कितना आ जाएगा, बहुलक भी आपका कितना आ गया, 4 आ गया। कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करें परिसर की, तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 14, और सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो परिसर आपका आ जाएगा 13। ठीक है, अब इनका बहुलक माध्य निकालना है। इस माध्यिका, बहुलक और इस माध्य का जो है आपको क्या निकालना है, परिसर का जो आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो तीनों को देखिए, तीनों में 4 तो आपकी माध्यिका हो जाएगी, बहुलक आपका हो जाएगा 4 प्लस परिसर आपका 13। तो इन तीनों का जब ये अपने माध्यिका ही, सॉरी एक गलत थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। अपने को प्रश्न में पूछा है माध्यिका, बहुलक तथा परिसर का माध्य। तो अपने पास माध्यिका तो आ गई 4, बहुलक आ गया 4, प्लस परिसर भी जो है वो आपका 13 आ गया। तो 4 + 4 बट्टा +13 बटा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंकड़े 3 हैं। अब देखिए 4 और 4 8, 13 और 8 आपके 21, 21/3, 21/3 मतलब 7, यानी कि इसका जो माध्य आएगा बहुलक, माध्यांक और परिसर का, वो 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न क्या आया हुआ, देखिए आंकड़े आपको दे रखे हैं, इसके परिसर, बहुलक और माध्यांक का माध्य ज्ञात करो। तो ये एज इट इज़ सेम टू सेम प्रश्न है लगभग। ये आपका सीटेट 2015 का प्रश्न है, और ये आपका 16 का प्रश्न है। तो आप ये होमवर्क में ले सकते हैं, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आंकड़े हैं, इसमें माध्य, बहुलक और माध्यांक का योग ज्ञात करना है। यहाँ तो क्या ज्ञात करना था, माध्य ज्ञात करना था, और इसमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ये भी आप खुद से करें, देखिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। आंकड़ों, आपको आंकड़े दे रखे हैं 7 6 9 8 8 7 10 8 के माध्यांक और बहुलक का माध्य। ठीक है, तो माध्यांक सबसे पहले तो इसको अपन आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, ये करके बता देता हूँ मैं आपको। आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो वो कौन है यहाँ पे, 6, और 1 ही बार आई है। 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 8 यहाँ पे कितनी बार आया है आपका, 3 बार आया है। और 9 एक बार आया, और 10 भी एक बार आया है। इस प्रकार से आंकड़े टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंकड़े हुए। 8 आंकड़े, ठीक है, 8 आंकड़े, तो 8 क्या एक सम संख्या है। ठीक है,
संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है ये आपके पास 8। 8 एक सम संख्या है, अतः माध्यिका क्या आ जाएगी, सम संख्या की माध्यिका अपन कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं अपन n बटा दोवां पद, ठीक है, n बटा दोवां पद प्लस n+1 बटा दोवां पद, ठीक है, दोवां पद, और बटा में आ जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा, क्योंकि माध्यिका निकालनी है और दो पदों की बात की जा रही है। n का मान यहाँ कितना है 8 है, ठीक है, तो 8 बटा 2 यानी चौथा पद। चौथा पद कौन सा, 1 2 3 और 4, 8 है, ठीक है। n+1 बटा दोवां पद, तो n बराबर 8 है, और 8 और 1 आपके कितने हो जाएंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये सूत्र मैंने थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया, ये आएगा आपका n बटा 2 + 1वां पद, ठीक है। तो n बटा 2वां पद तो 8 है आपका, इसमें अगला पद एक और, यानी कि ये भी आपका 8 ही है, तो प्लस में 8 आ जाएगा, बटा में 2 8 और 8 16 बटा 2, यानी कि फिर से 8 ही आएगा। तो माध्यिका आपकी आ गई 8। बहुलक की बात करें, ठीक है, बहुलक की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है, और यहाँ पे 8 जो वो 3 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब माध्यांक और बहुलक का माध्य ज्ञात करना है, तो 8 + 8 बटा 2 करेंगे तो 8 ही आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 संख्याओं का माध्य 0 दे रखा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 संख्याएं आपके पास और माध्य कितना है 0 है। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिएगा साथियों, आपको कुल संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, या फिर अपन जब भी माध्य निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है, आंकड़ों का योग आता है, संख्याओं का योग, तो मैं लिख देता हूँ संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग ये होता है, और बटा में आपका क्या होता है संख्याओं की संख्या, तो वो कितनी है आपकी 10 है, तो संख्याओं का योग बटा 10 बराबर आपको दे रखा है 0। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं सीधा इस समीकरण को हल करके निकालूं तो संख्याओं का योग बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 0, और गुणा में कितना आ जाएगा 10, और इसका मतलब हो गया संख्याओं का योग कितना है 0। अब संख्याओं का योग 0 है 10 संख्याओं के लिए, अब इसमें 2 संख्याएं और जोड़ी जा रही हैं, यानी कि कुल संख्या अब कुल संख्या कितनी हो गई है 12 हो गई है, और संख्याओं का योग क्या हो गया है संख्याओं का योग, इस संख्याओं का साथियों योग हो गया आपका, पहले 10 का तो 0 है ही, प्लस उसमें 72 जोड़ा और माइनस का 12 जोड़ा, ठीक है, माइनस का 12 जोड़ दिया, तो 0 + 72 - 12 यानी कि आ गया आपका 60। तो संख्याओं का योग 60 है, कुल संख्याएं 12 हैं, तो माध्य बड़े आसानी से आ सकता है 60 बटा 12, यानी 12 पंजो 60 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सीटेट लेवल 2 2013 का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, एक 10वां प्रश्न आपके सामने है, बड़ा इजी प्रश्न, और इतने ही इजी प्रश्न रीट में भी आते हैं और आएंगे भी इस बार भी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दिए गए आलेख के अनुसार किन 2 क्रमागत महीनों में, क्रमागत यानी एक के बाद एक, किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स में बदलाव सबसे अधिक था, ठीक है। तो देखिएगा, जनवरी और फरवरी की बात करें तो जनवरी में 3 पॉइंट, यहाँ पे बिक्री जो 10 लाख में दे रखी है, तो 3.75 जो है वो एक प्रकार से 3.75 लाख आप माने इसको, तो ये तो जनवरी में बिक्री। उसके बाद फरवरी में कितनी हुई 3.5, यानी 0.25 का डिफरेंस आया है ना। इसके बाद यहाँ से फरवरी में कितना था आपका 3.5 था, और मार्च में आपका 4.25 हो गया, यानी कि आपका 0.75 का डिफरेंस आया यहाँ पे। इसके बाद मार्च अप्रैल की डिफरेंस की बात अगर की जाए, क्रमागत महीनों की बात करनी है अपने को, फरवरी और अप्रैल की तुलना अपन नहीं कर सकते, फरवरी और जनवरी की कर सकते हैं, और फरवरी मार्च की कर सकते हैं। मार्च की अपन किससे कर सकते हैं, फरवरी से कर सकते हैं, और अप्रैल से कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्च में 404.25 की बिक्री थी, और अप्रैल में वो बिक्री आपकी हो गई 4.75, यानी कि 0.50 आपकी प्लस में चली गई। अब यहाँ पे देखिए डाउन हो रही है, कितनी डाउन हो रही है, यहाँ पे आपकी 4.75 है, और यहाँ पे आपकी 3.75, यानी एक प्रकार से एक मतलब
एक जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 10 लाख के बराबर है, तो एक गिर यानी 10 लाख गिर रही है। तो सबसे बड़ी जो गिरावट है या सबसे बड़ा जो बदलाव है वो अप्रैल और मई में हो रहा है। अप्रैल और मई माह में जो है वो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है। तो आपका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी देखिए आते हैं परीक्षा में, पूछ लिए जाते हैं, पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था स्टैटिक्स का अपना पहला पार्ट। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आए जा सकें। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।